गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी ज्वाइन हो चुके हैं, अच्छा लग रहा है इतना सभी लोगों को एक साथ देख के। ये लाइव क्लासेस का आज फर्स्ट डे मान सकते हैं, सेकंड तो नहीं है। कल जो इंट्रो क्लास थी थोड़ा सा लेट हो गए हम, एक्चुअली उसको 10 बजे की बजाय 2 बजे दिया, थोड़ा सा बीच में ज़्यादा काम हो गया था। तो आज फर्स्ट क्लास है, आपकी पहली क्लास है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले, एक क्लास फायर की रहेगी, एक सेफ्टी की रहेगी। टाइमिंग 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट वो हम तय करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग हो थोड़ा लंबा चल सकता है, और ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, तो शॉर्ट टाइम में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास, पहली क्लास जो है वो रहेगी फायर की यूनिट 1। अब यूनिट 1 कम से कम एक हफ्ता तो चलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर होता है केमिस्ट्री ऑफ फायर के अंदर। कंप्लीट केमिस्ट्री ऑफ फायर अगर पढ़ें तो एक हफ्ता कम से कम चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, और आप लोग जब क्लास को ज्वाइन करते हो तो इसको साथ के साथ शेयर ज़रूर किया करो। हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक के लिए या ऐसी किसी चीज़ के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ आप लोगों को, लेकिन शेयर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जब ये क्लासेस हम कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं तो बेटर है। तो आप लोग जैसे ही आप लोगों को रिमाइंडर मिलता है तो तुरंत उसको अपने ग्रुप में, फेसबुक या व्हाट्सएप या टेलीग्राम या जो भी है वहाँ पे उसको शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड या हमारे फ्रेंड ज्वाइन करके और लाइव पढ़ने का मज़ा ले सकें, कुछ सीख सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज बिल्कुल पहला दिन है तो फायर की ही बात करेंगे। फायर, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, और आप लोग ऑलरेडी जो सीख चुके हैं या पहले क्लास ले चुके हैं तो शायद आप लोगों के लिए बहुत इजी है, बट फर्स्ट टाइम जो सीखेंगे उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए उसको इजी वे में लेने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे बाकी साथी यूट्यूब पे काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से ऑलरेडी इस टॉपिक को कई यूट्यूब चैनल पे बहुत ही इजी वे में सिखाया जा चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जा चुका है। हालांकि मेरे से भी शायद और बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया कई लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं उनके चैनल पे भी। बट यहाँ रेगुलर क्लास कर रहे हैं इसलिए हर टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है, अदरवाइज तो ज़रूरत नहीं है। फायर की बात करते हैं तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर फायर की फुल फॉर्म ज़रा बताइए। वैसे एक्चुअली फुल फॉर्म होती नहीं है फायर की, क्योंकि फायर को आग बोलते हैं, उसका मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है, फायर मीन्स आग। आग क्या होती है वो डेफिनेशन मैटर करता है फायर इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन फिर भी एक बनाया गया है, एक क्या मेरे ख्याल से कई बनाए गए होंगे जो मुख्य तौर पे हर जगह आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। वो हम लोग ऐसे बनाते हैं, FIRE। इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है, कंप्लीटली प्रोसेस। F का मतलब हम लोग लिखते हैं फाइंड। फाइंड मतलब मेरे ख्याल से आप ये समझते होंगे, फाइंड द फायर या फाइंड द ओरिजिन ऑफ इग्निशन सोर्स, फायर सोर्स। मतलब पता करो कि आग लगी किस चीज में है, कहाँ लगी है, किस चीज से लगी हुई है। ये है पहले डिजिट, पहले वर्ड का हमारा अक्षर का मतलब F का। I का मतलब होता है इन्फॉर्म टू एवरीवन। I मतलब इन्फॉर्म टू एवरीवन बाय रेजिंग अलार्म और एनी अदर मीडिया। अलार्म बजा के या बोल के या बता के या किसी भी तरीके से मैसेज पहुंचा के हमें पहले पता चला कि आग लगी है, कहाँ लगी है, किस चीज़ में लगी है। उसके बाद हमने किया लोगों को इन्फॉर्म, सबको मतलब सबको, इन्फॉर्म टू एवरीवन। इसके बाद आता है R मतलब रिएक्ट इमीडिएटली लिखने की आवश्यकता नहीं है, रिएक्ट इमीडिएटली। सब लोगों को बता दिया, उन लोगों को बाहर निकाल दिया, तो हमें तुरंत रिएक्ट करना पड़ेगा, इमीडिएटली हमें वहाँ पे रिएक्शन करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। और ये चीज़ भी इसी के अंदर आती है, इन्फॉर्म टू एवरीवन, ये रिएक्ट में आती है कि हमें रिएक्ट कैसे करना है, कितनी जल्दी करना है। अब इसको
हम लोग एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, आर को रिएक्ट के अलावा एक और वर्ड इसका आविष्कार किया गया है, रिस्ट्रिक्ट द फायर बाय क्लोजिंग डोर, आइसोलेटिंग फ्यूल्स या इलेक्ट्रिकल सप्लाई। मतलब रिएक्ट के अलावा इसको रिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब ठीक है, रिस्ट्रिक्ट मतलब रिएक्ट भी बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी, दोनों करें तो बेटर है क्योंकि दोनों में से कुछ अलग चीज़ ही सीखने को मिल रही है। रिस्ट्रिक्ट द फायर, आग को रोकिए बढ़ने से, दरवाजे बंद करके रोकिए या इलेक्ट्रिकल की सप्लाई करके रोकिए या फ्यूल का कनेक्शन काट के रोकिए। ठीक है, अब ई लास्ट में अगर है तो ई का मतलब आपका बचा एक्सटिंग्विश। ई मतलब एक्सटिंग्विश द फायर by using the correct type and quantity of fire extinguishing media। आग बुझाने के सही तरीके के औजार, हथियार, इक्विपमेंट्स का सही क्वांटिटी में इस्तेमाल करके आग को बुझाने का कोशिश कीजिए। ये है इसका फुल फॉर्म जो आप लोग मेरे से पूछते हो। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं बेटा केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन। अब केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन को मैं यहाँ लिखूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और लाइव में लंबा नहीं चला सकते हम। केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है क्योंकि कंबस्शन मतलब किसी भी चीज़ के अंदर जलने की प्रक्रिया पैदा होना, उसको हम कंबस्शन बोलते हैं। तो इसकी केमिस्ट्री क्या है, ये रासायनिक, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा आग क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो किसी तरीके से उसमें केमिकल रिएक्शन होता है तभी तो वो प्रक्रिया पूरी होती है। तो केमिकल की प्रक्रिया हुई मतलब केमिस्ट्री हुआ। तो केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन में क्या कहेंगे, लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, यहाँ लिखूंगा, मेरे को टाइम लगेगा। फायर इज ए केमिकल या रैपिड केमिकल रिएक्शन और सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन विच हीट एंड लाइट आर evolved. Combustion represents a rapid rate of reaction in which light is emitted as well as heat. मतलब फायर केमिस्ट्री जो है वो एक तरह का बहुत ही रैपिड केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर से गर्मी और लाइट, प्रकाश या रोशनी वो निकलती हैं। कंबस्शन रिप्रेजेंट करता है ए रैपिड रेट ऑफ रिएक्शन को जिसके अंदर से मैंने आपको बताया कि लाइट तो निकलता ही है, साथ के साथ उसमें से हीट या गर्मी भी पैदा होती है। इट इज कंसिडर्ड दैट फॉर कंबस्शन फॉर occur three factors are necessary. Three factors are necessary. The first is heat, oxygen and fuel. इसको आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, the first is heat, the oxygen and the combustible substance or combustible materials or any type of fuel. Combustion will continue as long as these three factors are present. Removed of any one of them leads to extinguish of fire. मतलब अगर इसको हिंदी में अगर मैं समझाऊं आपको तो कंबस्शन क्या है, फायर कंबस्शन में क्या होता है, द केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन यही है कि भाई तीन तरीके की जो है फैक्टर में इसमें हमारे होते हैं, यानी कि तीन तरीके की चीज़ें होती हैं जलने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं रहेगी तो आग का जलना बहुत मुश्किल होता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। कुछ मटेरियल्स, कुछ फ्यूल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन अपने आप जनरेट होती है, वो सेल्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उनमें से जो है जनरेट होती है, तो उन लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं होती। अगर उनको हीट और फ्यूल दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो वो लोग जल सकते हैं। बट 99.5% मटेरियल्स, फ्यूल्स जो भी हैं वो सभी इन तीन चीज़ों के होने के बावजूद ही जलते हैं। तो इनमें से अगर किसी भी एक को आप काट देंगे तो कंबस्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि तीनों मिलके ही आग बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और मैं आपको कुछ केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन में अगर बताऊं तो
combustible substance or any material exist as solid, liquid and gas। तीन टाइप के पदार्थ जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो तीनों टाइप में जो है कंबस्शन के सब्सटेंस, तीनों में से कोई भी हो सकता है, सॉलिड हो सकते हैं यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ हो सकता है, लिक्विड, किसी भी तरीके का लिक्विड जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। ज़्यादातर सभी लिक्विड जो हैं, तरल पदार्थ जो हैं, वो जलते हैं अगर उनमें किसी भी कैलकुलेशन में पानी की मात्रा क्वांटिटी ना हो तो। तीसरा होता है गैस। पृथ्वी पर तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। द बर्निंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस ए फ्लेम द ऑकर व्हेन ग्रीन और वेपर गैसेज और वेपर, इनमें से किसी भी चीज में जब भी कोई चीज जलती है तो उसमें से या तो वेपर उठते हैं या तो गैस पैदा होती है। गिव्स ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स व्हेन इग्नाइट, जब भी कहीं से इग्निशन मिलता है तो गैस और लिक्विड, ये दो ऐसे पदार्थ हैं, ये तुरंत थोड़ी क्वांटिटी में अगर इन लोगों को, इन दो चीज़ों को अगर कहीं से भी इग्निशन मिलता है तो ये तुरंत जलने की कैपेसिटी रखते हैं, बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। एंड द वेपर ऑफ पेट्रोल, द वेपर ऑफ पेट्रोल, मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं पेट्रोल क्या चीज़ होता है। पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल आर इजी टू आइडेंटिफाई बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटिंग्विश। इसको पहचानना बड़ा आसान है, दूर से हम देख के पहचान सकते हैं, और इसमें अगर कहीं से इग्निशन हुआ तो बहुत ही जल्दी ये जलेगा और बहुत देर से बुझेगा, ठीक है। तो ये है आपकी केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन। अब केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि केमिस्ट्री क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो ये कंप्लीटली साइंस आ जाती है एक तरह से, ठीक है। पॉज कर वीडियो। चलिए तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले पदार्थों के अंदर जो सबसे छोटी चीज़ होती है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जो सबसे छोटी चीज़ है, उससे पहले हम पढ़ देंगे केमिस्ट्री क्या है। ये जो लिखा हमने यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन, कंबस्टन आप समझ गए हैं क्या है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, ये साइंस है। आप लोगों ने पढ़ा तो है पहले पर कभी ध्यान नहीं दिया, और अब फिर से पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से सिर भारी भारी होने लग जाएगा। सिर भारी भारी होने लगे तब भी उठना नहीं है क्लास के बीच में से, इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ substance and their properties which reactions with each other, ठीक है। मतलब साइंस, केमिस्ट्री ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक कंपोजिशन है एक तरह का, जो किसी भी तरीके के पदार्थ में, ठोस, द्रव्य या गैस, किसी भी तरीके का पदार्थ हो, जो उनके अंदर होता है एक दूसरे से जो रिएक्शन वो करते हैं, उसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। कुछ जो पदार्थ होते हैं जैसे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं, लेकिन सभी की एक चीज़ कॉमन ज़रूर होती है कि वो सभी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ज़रूर करते हैं, उन सभी का केमिकल पार्टिकल ज़रूर होते हैं। इसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं भाई। दो प्रकार के पदार्थ, अलग अलग टाइप के पदार्थ या सेम टाइप के पदार्थ आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो उसी को हम साइंस में केमिस्ट्री कहते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे उसको। केमिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं, ये जो सबसे छोटी चीज़ होती है हमारी पृथ्वी पर, जो सबसे छोटी चीज़ है, मोलिक्यूल्स शायद उसको बोलते हैं, मोलिक्यूल्स, UES, यही होता होगा ना। ULES, मोलिक्यूल्स, हाँ ठीक है। तो ये मोलिक्यूल्स क्या है? दुनिया में सबसे छोटे से छोटे कण, यानी कि
इंग्लिश में अगर मैं बताऊं इसको तो द सब्सटेंस मतलब कोई भी किसी तरीके का पदार्थ या कोई भी चीज, द सब्सटेंस इज सिंगल और ए मिक्सचर, इट इज मेड अप फ्रॉम मैनी मिलियंस ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। मतलब ये मोलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही छोटे छोटे जो नंगी आंख से ना दिखाई दे, ऐसे बहुत सारे मिलियंस लाखों कण मिलके जब एक सिंगल सब्सटेंस पैदा करते हैं, जब एक मिक्सचर पैदा करते हैं, एक चीज पैदा करते हैं, विच आर नोन एज मोलिक्यूल्स। तो दुनिया के सबसे छोटे से छोटे कण मिलके एक मिक्सचर पैदा करते हैं, उस सब्सटेंस को, उस पार्टिकल को, उनके मिक्सचर को ही हम मोलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये है सबसे छोटी चीज, ठीक है, एक नंबर पे। अब दो पे बात करते हैं, दो पे इसके बाद आते हैं हमारे एटम्स। अब ये मत सोचना कि फायर से केमिस्ट्री का क्या लेना देना बेटा, वो आगे पता चलेगा, कंटिन्यू रहिए, सीखते रहो। एटम्स क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स इकट्ठे होके मिलके जब एक चीज का निर्माण करते हैं, एक छोटे से पार्ट का निर्माण करते हैं, पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलके एक छोटा सा कोई कण बना दे, उसको ही हम जो है एटम्स कहते हैं। अब इसमें भी अगर कोई साउथ इंडियन या इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं तो वो भी मैं एक दो लाइन बोल सकता हूँ आपको। द मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड ऑफ एवन सिमिलर पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स, ठीक है। और ये हो गया हमारा अणु, ये हो गया परमाणु, यानी कि ये सबसे छोटा चीज, ये इसके बाद का चीज। अब एटम्स के बाद 3 नंबर पे हमारा आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स बहुत ही छोटे, उन सब ने मिलके बनाया एक मॉलिक्यूल्स, और अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलके बनाया एक एटम्स। अब बहुत सारे एटम्स ने मिलके जो चीज बनाई है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल से फायर में केमिस्ट्री और साइंस चल रही है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए चैप्टर को, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, ठीक है। तो आज इतना आप याद कर लीजिए, सीख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसके कुछ टाइम आधे घंटे बाद जो है, आधा घंटा 40 मिनट का टाइम बीच में ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सेफ्टी की क्लास आ रही है, तो उसके लिए भी रेडी रहिए, तब तक इसका नोट्स बना लीजिए। इसके बाद कल से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर को, ठीक है। तो वेट कीजिए आधे घंटे 40 मिनट के 30-40 मिनट के बाद अगली क्लास का, तब तक के लिए स्टे ट्यून। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज भी उतने ज़्यादा लोग लाइव में नहीं जुड़ रहे हैं जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, बट धीरे धीरे आते रहेंगे। आज सेकेंड डे है आपकी फायर क्लास का, और कल का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, मैंने देखा आप लोगों के कमेंट्स वगैरह बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को, क्योंकि आप लोगों को भी पता है केमिस्ट्री साइंस पहले ही तुम्हारे सर के ऊपर से जाती है। सो एकदम से ज़्यादा लोड प्रेशर नहीं दूंगा मैं बिल्कुल भी स्टडी का, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे। और आप सभी को एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, साइंस को जितना हम लोग भारी समझते हैं, यार ये क्या चीज़ है, पहले समझ नहीं आती थी 10th में 12th में, तब भी नहीं आई, आज भी नहीं आएगी। साइंस के किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को या साइंस की किसी भी एक टॉपिक को आप लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे ना, तो उसको मेरे ख्याल से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं। हम साइंस के किसी भी एक्सपेरिमेंट को या साइंस की किसी चीज़ को हम लोग अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें उसको रट्टा मार के याद करना पड़ता है। और फायर साइंस जो है वो हर चीज़ हमारी लाइफ के, हमारी जो दिनचर्या के
अंदर पूरे दिन हम जो भी काम करते हैं उससे कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन हो चुका है हमारा कल, अब फिजिक्स ऑफ कंबस्शन में आते हैं हम लोग, साइंस में ही है। तो सबसे पहले लेट नहीं करना है, मैटर, इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। तो हमें ये सीखना क्यों जरूरी है? आप में से ऐसा कभी मत समझना कि यार ये सब चीज़ें डेंसिटी, हीट, ये वो सब हमारे किस काम की हैं। तो आप लोग भूल रहे हैं कि हम लोग आग की साइंस पढ़ने वाले हैं यार, हम लोग आग के इंजीनियर बनने वाले हैं, हम लोग आग के स्पेशलिस्ट बनने वाले हैं, स्पेशलिस्ट बनने वाले हैं। तो जब आग क्या है, वो पैदा होती कैसे है और वो पैदा कैसे नहीं होती है, जब तक ये नहीं जानेंगे तो कहाँ इंजीनियर बनेंगे यार। आग को बुझाना तब आएगा जब पहले पता चले कि वो जली कैसे है। एग्जाम्पल के लिए मोस्टली सभी ने रामायण देखी है, पढ़ी है, उसके बारे में सुना है। तो जब तक श्री राम जी को ये नहीं पता चला कि वो जो ताकत आ रही है वो रावण की नाभि में से आ रही है, तब तक कितने भी तीर कमान चलाते रहे उसको कुछ होना ही नहीं था ना। तो उसको जैसे पता चला कि ये ओरिजिन क्या है इसकी पावर का, ये इसकी नाभि में मारना है, इसकी सुंडी में जाके एक तीर ठोकना है, उसने मार दिया, खत्म हुआ। आग भी उसी तरीके का रावण है भाई, ये ऐसे नहीं बुझेगा। इसको खड़े होकर तुम लोग देखते रहोगे, पूरे घर को, फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को राख बना देगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे जब तक पता ही नहीं चलेगा कि ये चल क्या रहा है, ये जल किस चीज में रही है। तो हमें आग को बिल्कुल डीपली अगर उसकी साइंस सीखनी है, उसकी केमिस्ट्री, उसकी फिजिक्स सीखनी है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसी में पहला मैटर, पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ इस पूरी पृथ्वी पे, संसार में, दुनिया में हर चीज़ एक पदार्थ है, कुछ भी एक पदार्थ है। आप भी एक पदार्थ में आते हैं, हालांकि आप जीव हैं, लेकिन आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस मेज पे बैठे हैं, या जहाँ जिस चीज़ पे बैठे हैं, जिस चीज़ के सहारे खड़े हैं, या हाथ में जो मोबाइल लेके आप देख रहे हैं, ये हर चीज़ पदार्थ है भाई। कुछ जीव है, कुछ निर्जीव है। तो पदार्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वेट होता है, जिसका मतलब अपना वजन होता है, स्थान घेरती हैं, कुछ दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती हैं, ऐसी किसी भी चीज़ को हम पदार्थ ही कहते हैं। दुनिया में कोई भी एक चीज़ जिसका अपना कोई वजूद होता है, उसमें वजन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वो स्थान ज़्यादा घेर सकती है, कम घेर सकती है, तो ये सारी चीज़ें पदार्थ ही होती हैं। और पदार्थ कितने टाइप के हैं? अब वो तो पदार्थ कितने टाइप के हैं? पदार्थ 3 प्रकार के हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड द्रव, गैस इसका हिंदी में कोई नाम नहीं होता है, इसको इंग्लिश में ही गैस कहा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। आज फिर एक लाइन बोल देता हूँ, मैटर से थोड़ा सा हटके है। इंग्लिश के किसी भी वर्ड का हिंदी में अगर मतलब नहीं है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो चीज़ इंडिया में, हिंदुस्तान में इन्वेंट नहीं की गई है, वो उस देश से आई है जहाँ की भाषा इंग्लिश है। इसको हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं इन तीनों की। सॉलिड मतलब ठोस पदार्थ। ये वो पदार्थ होते हैं जिनका अपना वजन होता है, जो स्थान घेरते हैं और सामने दिखाई भी देते हैं। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो भी सॉलिड है, आप जिस मोबाइल में ये देख रहे हैं वो भी सॉलिड है, मेरे हाथ में पेन है तो ये भी सॉलिड है। क्योंकि जिस जगह में इस पेन को रखा जाएगा उतनी जगह में हम किसी और चीज़ को नहीं रख सकते, क्योंकि ये अपना स्थान घेरता है। इसका वजन भी है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, कितना भी हो इसका वजन है। तो वो पदार्थ जो अपना स्थान घेरते हैं और उनका अपना वजन होता है वो सॉलिड होते हैं। लिक्विड वो मैटर होता है, लिक्विड उस पदार्थ को बोलते हैं जो अपना खुद का वजन रखते हैं, इनका अपना खुद का वजन होता है, स्थान भी घेरते हैं, लेकिन अपना कोई आकार नहीं होता है। इनका आकार वैसा ही बन जाता है जैसे किसी भी चीज़ के अंदर इनको डाला जाता है। किसी भी एक
कंपार्टमेंट के अंदर, किसी सिलेंडर के अंदर, किसी बर्तन के अंदर आप किसी भी लिक्विड को, दूध, पानी, तेल, एनीथिंग, लुब्रिकेंट, कुछ भी जिस चीज़ में आप डालेंगे वो वैसा ही आकार ले लेगा। तो इनमें क्या फ़र्क है, ये द्रव्य जो है वजन इनमें भी होता है, स्थान ये भी घेरते हैं, लेकिन खुद का आकार नहीं होता है, ये बह के चले जाते हैं। जिस चीज़ में इनको डाला जाएगा ये वैसा ही आकार बना लेंगे। शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। गैस, गैस क्या है? गैस इन ऊपर दोनों से डिफरेंट है। गैस का अपना वजन होता है, लेकिन इसे हम देख नहीं सकते, इसका कोई आकार नहीं होता है, और इसको प्रेशराइज किसी सिलेंडर के अंदर बंद करके सील लगा के रोकना पड़ता है, वरना ये वापस खुली हवा में शामिल हो जाते हैं। इस पदार्थ को गैस कहते हैं। फिर से बता देता हूं, गैस इनका अपना वजन होता है, लेकिन कोई आकार नहीं होता है। स्थान घेरते हैं, लेकिन स्थान भी तब घेरते हैं जब इनको प्रेशराइज करके किसी भी सिलेंडर नुमा बर्तन के अंदर बंद करके ऊपर सील लगा के अंदर रोका जाता है, स्टोर किया जाता है। गैस को हमेशा स्टोर करके ही रख सकते हैं। लिक्विड की तरह इनको एक दूसरे में अल्टी पल्टी नहीं कर सकते। तो ये तीनों पदार्थ को जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आग लगेगी तो इन तीनों में से ही किसी चीज़ में लगेगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के ही पदार्थ होते हैं, चौथा कोई नहीं होता है। फायर में 3 की बजाय 4 बन जाएंगे। हमारी फायर साइंस के अंदर ये 3 को 4 बनाया जाएगा, लेकिन वो होगा अकॉर्डिंग टू फ्यूल, जलने वाली चीज के आधार पे। लेकिन यहां बात है कि पदार्थ क्या होता है। तो पृथ्वी पर संसार में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ को आप इनमें से ही किसी न किसी में कैटेगराइज करेंगे, अलग से किसी में नहीं लिख सकते उसको। तो आपका पदार्थ का क्लियर होता है सब्जेक्ट। डेंसिटी, डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं। हिंदी में पढ़ा भी है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ा था, लेकिन ना आपने याद किया ना मैंने याद किया। बट अभी इस चीज़ को फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम जो टीचर ने पढ़ाया था वैसा शायद हमें समझ नहीं आया। अभी कोशिश करेंगे कि 1-2 लाइन में इसको समझना थोड़ा आसान हो जाए। और मैंने आपको पहले ही कहा था, किसी भी साइंस की चीज़ को, किसी भी साइंस के टॉपिक को, सिलेबस को, सब्जेक्ट को आप अपनी डेली लाइफ जो हमारी है ना, उसके किसी न किसी इवेंट के साथ उसको कनेक्ट करना स्टार्ट करो कि ये साइंस की जो चीज़ है मेरे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, और ये मैं रोज़ यूज करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक पता ही नहीं कि ये साइंस की चीज़ मैं डेली यूज कर रहा हूँ। डेंसिटी, इसका एग्जाम्पल दूंगा, क्या होती है वो समझ जाओगे। किसी भी चीज़ का आकार और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स भरे हुए हैं, वो कितने खुले खुले हैं या एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये मैटर करता है। क्योंकि देखो, पानी का भी अपना घनत्व होता है भाई। अगर पानी में तेल डालोगे तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा, उसी पानी में एक लोहे की कील डालोगे वो नीचे चली जाएगी। यही डेंसिटी होती है। किसी भी चीज का आकार और उसका वजन ही तय करता है कि उसकी डेंसिटी क्या है। किसी 1 फीट के बड़े डब्बे के अंदर आप पत्थर डाल के उसको पानी में छोड़ो, और किसी 1 फीट के ही डब्बे के अंदर रुई डाल के उसको पानी में छोड़ो, समझ में आ जाएगा आपको ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने से कि घनत्व क्या चीज होती है। और हमारी फायर साइंस में इसका क्या मतलब, आप सोच रहे हो घनत्व का हमारे यहाँ क्या मतलब है। बेटा, अगर तेल में आग लगी होगी, पानी से बुझाने की कोशिश करोगे, पानी नीचे चला जाएगा, आग फिर भी तुम्हारे तेल के सर पे जलती रहेगी, कभी बुझा ही नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सीखना जरूरी है हमारे लिए। डेंसिटी इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन फायर साइंस। ठीक है, इसको ज़्यादा लंबा करना नहीं है, मेरे ख्याल से समझ गए होगे समझदार। फिर भी डाउट है तो रहने दो भाई, मैं क्लियर नहीं कर सकता। हीट, अब हीट तो जो फायर पहले पढ़ चुके हैं, बुक में भी देखा होगा, आग 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। उनमें से एक ये भी है जो 3 चीज़ों से मिलकर बन रही है, उसमें से एक हीट भी होती है। बढ़िया है क्या। अब मैं जनरली आपसे या आपसे कोई भी मेरे बजाय आगे पूछे कि भाई ये गर्मी क्या होती है, जरा बता, तुम क्या बोलोगे? ये गर्मी वो होती है जिसमें पसीना आता है। ये तो समझाने वाली चीज़ नहीं हुई ना। तो हीट क्या है? किसी भी पदार्थ का जो
टेम्परेचर है, तापमान है, या उसकी जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो टेम्परेचर बढ़ना या घटना। टेम्परेचर में इसको ताप बोलते हैं एक्चुअली, टेम्परेचर में और इसमें फर्क है। हीट मतलब ताप, टेम्परेचर मतलब तापमान। ये ताप है मतलब गर्मी, ये इसका मान है। पता करना है कि गर्मी है कितनी। तो गर्मी क्या है? किसी भी चीज का स्वभाव बदलना गर्मी होता है। जैसे कि नॉर्मली लोहा आपके घर के अंदर कोई सरिया या किसी का टुकड़ा घर रखा हुआ है, नॉर्मल है, उसको छत पे जाके रखो, आधे घंटे बाद हाथ लगा के देखो तो उसके स्वभाव में चेंजेस आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। वो ताप ही है, वो गर्मी ही होता है। लकड़ी को ऐसे पड़ी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको चूल्हे में या कहीं पे भी डाल दो, थोड़ी देर बाद उसके स्वभाव में क्या बदलाव होगा? उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें से फ्लेम निकलनी स्टार्ट हो जाएंगे, वो लाल हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस जो हैं ये हीट की वजह से ही आते हैं। इसको गर्मी बोलते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर स्वभाव चेंज होना गर्मी होता है। बुक है आपके पास, नोट्स हैं, डेफिनेशन उसमें से कई एग्जाम में लिखने के लिए आप पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ एक एक चीज़ आप लोग। टेम्परेचर, अब तापमान सीख लिया है, सॉरी ताप सीख लिया, गर्मी क्या है? अब गर्मी को मापना भी तो है, वरना हमें कैसे पता चले? क्योंकि टेम्परेचर को कभी भी आप देख के नहीं बता सकते कितना है। आंख से देख के हम बता ही नहीं सकते कि चीज़ कितनी गर्म है। भले ही वो अपने नॉर्मल सिचुएशन से, नॉर्मल कंडीशन से रेड हो जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गर्मी इतने ही डिग्री सेल्सियस में, इतने फ़ारेनहाइट में है। वो कितनी गर्म है इसको मापने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट्स होता है, थर्मोमीटर बोलते हैं, जो उसका यूज किया जाता है मापने के लिए। तो ये तापमान है क्या एक्चुअली? ये हीट का बढ़ना या घटना ही तापमान कहलाता है। नॉर्मली 30 डिग्री 35 डिग्री कहीं का टेम्परेचर रहता है, तो सर्दियों में वो कम होके 5 से 6 डिग्री चला जाता है और गर्मियों में वो 45 से 50 डिग्री चला जाता है। तो जो घट या बढ़ रहा है उसी को तो हम टेम्परेचर कहते हैं। ये इसका घटना और बढ़ना ही टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं होता, घटना भी टेम्परेचर ही होता है। अब इसकी क्या जरूरत है दोनों की? हमारी फायर साइंस में हीट जब तक ये नहीं मिलेगी ना, किसी भी चीज़ में आग नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ जलेगी ही नहीं, कुछ भी कर लो चाहे। जब तक ये नहीं है तब तक आग नहीं है। इसलिए इसको सीखना पड़ना जरूरी है। और ये किसी भी चीज़ से मिल सकती है, बिजली से मिल सकती है, पत्थरों के रगड़ने से आप लोगों को मिल सकती है, सूर्य की गर्मी से भी मिल सकती है, और किसी दूसरी चीज़ से मिल सकती है। टेम्परेचर हमारी फायर साइंस में क्यों है? मैंने आपको पहले ही बोला, हमारी जीवन के साथ आप अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करो एक एक चीज़ को। अब तापमान, भाई आग ऐसे तो जलती नहीं है। लकड़ी में आग अलग टेम्परेचर पे जलेगी और डीजल में अलग टेम्परेचर पे जलेगी, एलपीजी गैस में अलग टेम्परेचर पे जलती है। हर किसी का इग्निशन पॉइंट जो होता है, फायर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट, सब अलग होते हैं। तो टेम्परेचर हमें पता होना जरूरी है कि क्या चीज़ कितने टेम्परेचर पे जाके आग पकड़ लेगी। तो हम क्या करेंगे, उसको आग ना लगे इसके लिए हमेशा वहाँ का टेम्परेचर उस टॉप लेवल से हमेशा नीचे रखेंगे, आग लगेगी नहीं कभी। इसी के लिए ये सीखना जरूरी है हमें। इसलिए नहीं कि साइंस आना जरूरी है, वो साइंस हमारे काम के लिए है, वो साइंस हमारी जिंदगी में हमारे फायदे के लिए है, इसलिए सीखना जरूरी है। कन्वर्सेशन ऑफ स्केल, ये स्केल का मतलब टेम्परेचर से है। देखिए टेम्परेचर मापने के लिए ये जो थर्मोमीटर का डिजाइन किया होता है, इसके अंदर एक लिक्विड जो होता है, आप सभी जानते हैं लिक्विड क्या होता है, कौन सा होता है, उसको हिंदी में पारा बोलते हैं। इस पे ऐसे करके निशान लगे होते हैं और ये निशान ही बताते हैं कि टेम्परेचर क्या है। जब इस थर्मोमीटर को आप किसी भी पदार्थ के ऊपर उसे टच करके जब लगाएंगे, तब वो जितना गर्म होगा, इसके अंदर जो पारा है वो उतना ही ऊपर तक जाके रुक जाएगा। जहां रुकेगा वहां हम चेक करेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो यहाँ पे आके रुक गया, तो ये क्या हो गया 70।
एक तरफ में इसमें डिग्री सेल्सियस होता है और दूसरी तरफ में दो तरीके होते हैं। इंडिया में हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं और यहाँ दूसरी तरफ डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं। इस तरफ फ़ारेनहाइट लिखा होता है और फ़ारेनहाइट हमेशा इससे ज़्यादा होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ पे जाके रुकेगा आप एक तरफ डिग्री सेल्सियस में चेक करते हो, दूसरी तरफ डिग्री फ़ारेनहाइट में चेक कर सकते हो। पॉज कर, इसका फॉर्मूला ठीक है। एक तरफ डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, दूसरी तरफ डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है। यूएस यूके इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा फ़ारेनहाइट ही आपको मापना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इंडिया में डिग्री सेंटीग्रेड चलता है क्योंकि हमें बचपन से वही सिखाया जाता है, तो प्रचलन में भी वही है, वो लिख सकते हैं आप। अच्छा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड हो और आपको डिग्री फ़ारेनहाइट उसमें से बनाना पड़े तो फॉर्मूला क्या लगेगा? और अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में है लेकिन उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि हम फायर में काम करते हैं और हमें हीट, टेम्परेचर, इसी पे पूरा फोकस रखना पड़ेगा। किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आग लग सकती है, उसको कम करके रखना है तो कितना कम करना है। तो चलिए एक नॉर्मली चीज़ जो आपको बता दूं, जहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा ना, वहीं पे दूसरी साइड फ़ारेनहाइट में 180 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा होगा। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितना फ़ारेनहाइट हुआ। मैथ में भी हम लोग ऐसा नहीं है कि बिना फॉर्मूले के निकाल नहीं सकते, निकाल तो सकते हैं, लेकिन इतना लंबा टाइम लग जाता है और उतना लंबा टाइम होता नहीं है हमारे पास। बिजी लाइफ में फॉर्मूला हर चीज़ का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, चलिए अभी आप लोगों को मैं फॉर्मूला समझा देता हूँ। डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है और आपके पास ऑलरेडी टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपने लिया हुआ है, लेकिन लिखना आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब कितने सेल्सियस टेम्परेचर है, पहले आप डिग्री सेल्सियस जितना भी टेम्परेचर है आप वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई 9/5। अब ये टोटल करने के बाद आपको लास्ट में करना क्या है, इसमें 32 ऐड कर देना है। क्या निकल के आएगा आपका? डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसके उल्टा अगर मेरे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में इधर वाला ये डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, लेकिन मुझे उसका निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। डिग्री फ़ारेनहाइट जितना भी टेम्परेचर है उतना हम यहाँ लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 32। अब ये जितना बनता है उसको मल्टीप्लाई, ये आपका निकल के आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कन्वर्जन ऑफ स्केल क्लियर आपका। और जितना जो मैटर दिया था आज के लिए काफ़ी है एक क्लास में, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। इतना भी अगर सीखते रहे, साथ के साथ नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, तो मेरे ख्याल से काफ़ी है आपके लिए। तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे तीसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी सही, खुश, ठीक ठाक, बढ़िया होंगे। और आप सभी से लाइव होकर मुझे भी उतनी खुशी मिलती है जितनी आप लोगों को मेरे साथ क्लास करने में मिलती है। तो चलिए समय हो गया है और आपकी आज की पहली क्लास फिजिक्स ऑफ कंबस्शन का सेकंड पार्ट। और हाँ, कुछ लोगों को भी डाउट है कि क्लास कैसे चल रही है, किसके अकॉर्डिंग चल रही हैं। तो बेटा मैं समझा दूँ, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही है। और ये सिलेबस वैसा बाकी यूट्यूब की वीडियोस की तरह नहीं है कि कहीं से कोई भी दे दिया। ये
6 महीने या 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है ये उसके लिए क्लासें चल रही हैं। एक्चुअली ये मेरे अपने यहाँ मेरे कॉलेज में जो पढ़ने वाले हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए थी। 1 साल के जो एडमिशन डिप्लोमा के लिए होते हैं ये उनके लिए रेगुलर क्लास थी। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन पे चलाने की बजाय यूट्यूब पे इसलिए डाला है क्योंकि हमारे अलावा बाकी सभी कॉलेजेस के बच्चे भी तो घर बैठे हैं। तो जहाँ मेरे अपने स्टूडेंट्स मेरे को सीखेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी सीख लें उस चीज़ को। मेरे स्टूडेंट्स मुझे फीस दे रहे हैं तो मुझसे सीखेंगे, उनका हक बनता है। आप लोग नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और ये फायर इंजीनियरिंग के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर, पहला पार्ट वही आता है, केमिस्ट्री ऑफ फायर। अब फायर केमिस्ट्री में पहले केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन है, फिर फिजिक्स ऑफ कंबस्शन है, इसके अलावा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्लियर। और जब क्लास में आप लोग आते हैं तो गुड मॉर्निंग के साथ प्रेजेंट सर भी बोला कीजिए ताकि मुझे पता चले कौन कौन आ गए हैं। लगाइए प्रेजेंट सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर्स के अंदर कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, पदार्थ क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन सा कैसा होता है, डेंसिटी घनत्व क्या होता है, वो सब पढ़ लिया है। तो आज आगे बढ़ते हैं कि हीट का, किसी भी पदार्थ पे हीट का इफेक्ट क्या पड़ता है। किसी भी टाइप के सब्सटेंस पे, मैटर पे, किसी भी प्रकार के पदार्थ पे जब गर्मी पड़ती है, हीट का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है गर्मी का किसी भी पदार्थ पे। तो 4 प्रकार से, वैसे इसे 1-2 और भी ज़्यादा है लेकिन मुख्य तौर पे 4 प्रकार का जो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस और मैटर। तो उसमें सबसे पहले टेम्परेचर चेंज होता है। जब गर्मी पड़ेगी तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का अगर नॉर्मल टेम्परेचर वो कहीं रखा हुआ है और उसका 30 डिग्री सेल्सियस है तो उस पर जब गर्मी कहीं से पड़ेगी, जब उसको गर्मी मिलेगी किसी भी चीज़ से, वो आग से मिलेगी या सूर्य की किरणों से मिले या और किसी भी कारण से जब गर्मी मिलेगी तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो दूसरे टाइप का जो होता है वो उसका वॉल्यूम, मास वॉल्यूम जो है, जो उसका आयतन जो है, उसके आयतन में बदलाव आता है, उसका आयतन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे लिक्विड जब गर्म होते हैं तो वो भी, उनका भी आकार बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। अब पतीले में आप जब डालेंगे किसी चीज़ को गर्म करने के लिए और अगर यहाँ तक भर के आप गर्म करेंगे, जब वो उबलने लगेगा ना तो वो धीरे धीरे जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, किसी भी प्रकार के धातु को जब हम गर्म करते हैं, मेटल को, तो उसका भी आयतन गर्म होने पे बढ़ जाता है और ठंडा होने पे घट जाता है। तो इनके आयतन में बदलाव आता है गर्मी की वजह से। अब चेंजेस इन कंडीशन, उनकी स्थिति में भी, पदार्थों की जो स्थितियां होती हैं, जो मेन उसकी कंडीशन होती है, उसमें भी चेंजेस आता है। अब इसमें चेंजेस कैसे आता है? जो लिक्विड होते हैं वो गर्मी मिलेगी तो लिक्विड बन जाएंगे और अगर उनको ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए तो लिक्विड से वापस सॉलिड बन जाएंगे, और सॉलिड को गर्म किया जाए तो वापस फिर से लिक्विड बन जाएंगे। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसा बन जाते हैं। पानी को आप जब ठंडा कर देते हो तो वो बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ को फिर वापस गर्म करो वो फिर से लिक्विड बन जाता है। ऐसे ही जैसे चीनी होती है, चीनी वैसे नॉर्मल साइज में रहती है तो वो सॉलिड है, ठोस है। अब उसको गर्म पानी में अगर आप डाल के उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। लेकिन उसी पानी को वापस फिर से अगर ठंडा करोगे तो फिर से सफ़ेद कलर का वो मीठा सॉलिड बन जाएगा। ये इनकी कंडीशन में भी चेंजेस होती है, किसकी वजह से? बाय द इफेक्ट ऑफ हीट। इसके बाद आता है चेंजेस इन कलर। तो ये भी गर्मी की वजह से ही होता है। तो इनमें कलर में क्या चेंज होता है? जब ज़्यादातर किसी मेटल को या सॉलिड को गर्म किया जाता है
आग में या किसी भी प्रकार से जब उसमें गर्मी होती है तो उसका रंग बदल जाता है, लाल हो जाते हैं वो। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लैक से कुछ दूसरे कलर में होने लगती हैं, वाइट से दूसरे कलर में जाती हैं। तो इनका कलर भी, काफ़ी मटेरियल ऐसे होते हैं, काफ़ी पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका कलर भी बदल जाता है, उनका रंग भी बदल जाता है, कलर में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ हीट, गर्मी के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। इसके बाद थोड़े से आप लोगों को मैं हीट की जो यूनिट्स हैं उनके बारे में बता दूं। तो हीट की यूनिट कैलोरी, जूल और एक BTU। तो इनका एक दूसरे का कन्वर्जन मैं आपको बता दूं। 1000 कैलोरीज मिलकर बनती है 1 कैलोरी। सिंगल कैलोरी बनती है 1000 कैलोरीज से 1 कैलोरी बनती है। 1 कैलोरी होती है 4.18 जूल के बराबर। अब 252 कैलोरी मिलके बनाती हैं एक BTU। अब BTU क्या होता है? इस BTU को बोलते हैं हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU। और एक BTU मतलब 1.055 जूल। इनको लिख के रखेंगे, आगे के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा, अच्छा होगा आपके लिए। स्टॉप करिए। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे 2-4 चीज़ें और पढ़ लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कोई चीज़ कहीं गलत होती है तो, क्योंकि देखिए ये वीडियो देखने वाले सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, कुछ सीनियर भी हो सकते हैं। तो अगर कहीं भी कोई कमी नज़र आती है या कहीं कोई गलत होता है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ गलतियाँ होती हैं, कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते भी ध्यान नहीं रख पाता हूँ कि किसी चीज़ को गलत बोल दिया है। तो आप लोग कमेंट में बाद में मुझे वो चीज़ बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ गलत है, और ऐसा हमेशा करते भी हैं कुछ लोग, तो मुझे अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट को बहुत लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने कई जगह नोट्स में, बुक्स में, टीचर से भी कई जगह पढ़ा है, लेकिन इसको समझने में दिक्कत आती है कि एक्चुअली ये है क्या, ये कौन सी गर्मी है। और यहाँ भी अगर आप समझ पाए तो पढ़ने का फ़ायदा है, और अगर समझ नहीं पाए तो लिखने का, नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो किसी काम का भी नहीं रहे, आपको रट्टा मार के कभी याद नहीं कर पाओगे। लेटेंट हीट बताता हूँ। लेटेंट हीट हम उस गर्मी को कहते हैं जो लिक्विड को, पानी को या किसी भी लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। देखो, हमने इसमें पानी लिया और नीचे हमने जो है कोई भी स्टोव जो है वो चालू कर दिया। तो पानी का क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जहाँ पे वो बॉयल होके गर्म होके वेपर में बदल जाता है, मेरे ख्याल से वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यही है, यानी कि इससे ज़्यादा की गर्मी पानी सहन नहीं कर सकता, वो भाप बन के उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाएगा। तो यहाँ लेटेंट हीट की बात करेंगे। पानी को गर्मी दी गई, गर्मी बढ़ते 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 100 डिग्री सेल्सियस हो गया और पानी उबलना चालू हो गया है। तो पानी उबल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से 100 डिग्री पहुंच गया तो पानी एक ही सेकंड में से जादू की तरह शुम करके गायब हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके ही जलेगा। लेकिन ये जो नीचे आग चल रही है ना, ये सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुकती नहीं है, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो
पानी का जब टेम्परेचर चेक करोगे तो उसमें 110 या 120 शो नहीं करेगा, वो 100 डिग्री से ऊपर पानी कभी भी टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा, ये जो ताप इसको नीचे से मिल रहा है ना, ये इसको सिर्फ और सिर्फ जल्दी से जल्दी वेपर बनाने में मदद कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है। तो ये 100 डिग्री से ऊपर का जितना भी तापमान यहाँ इस पानी को दिया जा रहा है उसको कहीं काउंट नहीं कर सकते, उसकी कहीं कोई वैल्यू नहीं है, कहीं कोई महत्व नहीं होगा, कहीं लिखा नहीं जाता है ये, लेकिन ये होता है और इसी की मदद से कम टाइम में पानी को वेपोराइजेशन मिलता है और वो वेपर बन के उड़ जाता है, बॉयल हो जाता है। तो ये जो 100 डिग्री से ऊपर का एक्स्ट्रा टेम्परेचर है ना भाई, इसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं, बिना व्यक्त किया जाने वाला तापमान। एक ऐसा ताप जिसको हम बता नहीं सकते, लिख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो यहाँ टेम्परेचर पानी का चेक करोगे तो 100 ही आएगा, लेकिन नीचे से जो 20 चल रहा है तो ये 20 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा टेम्परेचर इसको मिल रहा है ना, इसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। मेरे ख्याल से इजी मेथड मेरे पास नहीं है और आप समझ भी गए होंगे। समझे हैं तो यस करके आप लिखेंगे, यस करके कमेंट करेंगे, सब नीचे नीचे लिख दिया करो, हाँ हम समझ गए हैं। इसके बाद अगला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, व्हाट इज दिस? इसको भी सीखना बहुत जरूरी है भाई। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक्चुअली ये फ्यूजन का सूत्र है लेटेंट हीट का कि कौन सा होता है, इसका नाम दिया गया है साइंटिफिक। ये वो टेम्परेचर है जो किसी भी सॉलिड को बिना उसके टेम्परेचर में ज़्यादा कुछ चेंजेस किए हुए उसको लगभग उसी टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में बदल देता है, सॉलिड से लिक्विड में उसको चेंज कर देता है। इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए बताएं तो बर्फ़ को ही लेंगे, क्योंकि वो आप सभी लोगों ने देखा है अच्छे से, इसलिए उसको ले लेते हैं। बर्फ़ को फ्रिज से निकाल के जब आप बाहर रखोगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बर्फ़ पूरी पिघल के पानी भी बन जाएगी ना, तब भी उंगली डुबाओगे तो उंगली सुन्न हो जाएगी, इतना ठंडा होता है वो। मतलब टेम्परेचर वो लगभग 0 के आसपास ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में पहुंच गया है। तो ये वो टेम्परेचर, वो थोड़ा सा टेम्परेचर जो सॉलिड को लिक्विड में बदल देता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हीट में चेंजेस किए बगैर, उसी टेम्परेचर को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्लियर? अगर क्लियर है तो यस बोलो फटाफट। कितना टाइम लगता है टाइप में? YES, यस तुरंत। तब तक मैं अगला लिखता हूं। नंबर 3, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजिंग। वेपराइजिंग मतलब उष्मा, भाप। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजिंग, ये वेपर बनाने वाला लेटेंट हीट कौन सा? वो लेटेंट हीट मतलब कि वो टेम्परेचर जो किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजेस किए बगैर वेपर बना देता है, भाप में बदल देता है, उसी टेम्परेचर को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजिंग कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं जो टेम्परेचर ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, हल्का सा मुश्किल से उसमें कुछ फ़ारेनहाइट का या 1 डिग्री सेल्सियस का भी मुश्किल से ऐसा चेंज आता है, लेकिन फिर भी वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। जैसे स्पिरिट या पेट्रोल जो है, उसको नॉर्मल आप बंद ढक्कन में रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसी को आप जो है खोल दो ढक्कन को, बहुत ज़्यादा गर्मी मिले ना मिले, लेकिन धीरे धीरे वो उसी टेम्परेचर पे रहते रहते भाप बन के और वो घटना चालू हो जाएगा। किसी पेट्रोल के ढक्कन खोल के और आप रख देना, 2 दिन में आपको थोड़ा सा मिलेगा, शायद वो भी ना मिले,
उड़ जाएगा पूरा, शायद ये तो जानते भी हैं आप सभी लोग कि वो उड़ जाता है। तो क्या होता है उसके अंदर, वो टेम्परेचर जो बिना उसको ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ाए, वो हीट जो टेम्परेचर को बढ़ाए बिना सेम टेम्परेचर पे रहते हुए भी किसी लिक्विड को लिक्विड टू वेपर, और ये काम आता है आपको सॉलिड टू लिक्विड बनाने के लिए। तो दोनों चीजें, तीनों लेटेंट हीट, ये तीनों चीजें क्लियर हैं आप लोगों की? मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, क्योंकि ये साइंस और मैथ बहुत भारी चीज़ होती हैं, इनको कम टाइम में बहुत ज़्यादा डोज नहीं देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जितना रेगुलर कर रहे हैं उतना ही करेंगे, ताकि दिमाग के अंदर बैठे, ऊपर से बाउंसर ना निकल के जाए। तो आज की क्लास में ये जो आपने सीखा है, ये कितना समझ आया मुझे बताएंगे, और जल्दी ही कुछ देर बाद दूसरी क्लास आपकी सेफ्टी की स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरी क्लास में सेफ्टी मैनेजमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद। गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? जितने लोग आए हुए हैं, प्रेजेंट हैं, पहले से लिंक मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग आके और ऑलरेडी क्लास में बैठ जाएं, क्योंकि स्कूल्स में या कॉलेजेस में क्या होता था, टीचर के आने से पहले सब लोग बैठ जाते थे ना आगे, कि टीचर आते तो प्रेजेंट लेगा और अपना स्टडी स्टार्ट कर देगा। तो वैसे ही इसलिए मैं लिंक पहले देता हूँ यार, आके 5 मिनट 4 मिनट पहले बैठ जाया करो क्लास में, ताकि प्रेजेंट सर करके मेरे को मिले मैसेज सबका, हाँ सभी प्रेजेंट आ गए हैं। अभी क्लास स्टार्ट हो गए, 5-7 मिनट की 10 मिनट की चली जाती है, तब धीरे धीरे आते हैं बाद में लोग। चलिए क्लास के एंड में बताएंगे, कुछ चेंजेस हुआ है क्लास के टाइमिंग में, वो एंड में बताएंगे, तब तक सब लोग आ जाएंगे। आज हम लोग स्टडी की बात करें तो आज शुरू करने वाले हैं फायर साइंस के कुछ टॉपिक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो बीच में क्लास छोड़ना नहीं है, मुझे पता है जो एक बार क्लास ज्वाइन करता है तो बीच में छोड़ता भी नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर क्या है, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, सब्लिमेशन, ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल वे के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा, आप भी समझने की कोशिश करना, तो बने रहना क्लास में लास्ट तक। फायर साइंस के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा ट्रांसमिशन ऑफ हीट की। इसकी क्लास मैं भी दे चुका हूँ और मेरे अलावा बहुत लोग पहले दे चुके हैं ये क्लास, लेकिन हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इसलिए फिर से इसको रिपीट करना या बताना समझाना ज़रूरी है, वरना मेरे ख्याल से इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। इस पर स्पेशल भी क्लास बनी हुई है चैनल पे, आधे घंटे की करीब कम से कम। अगर स्पेशली ट्रांसमिशन ऑफ हीट देखना है तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब, ट्रांसमिशन होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ऑफ हीट गर्मी का। तो ये गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर पदार्थ अलग अलग प्रकार के हैं, और टोटल कितने प्रकार के हैं? 3, ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों प्रकार के जो पदार्थ है ना, उन तीनों में गर्मी अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सभी में अलग तरीके से। तो अब हम सीखेंगे कि टोटल तरीके कितने हैं जिनसे गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। 1, 2, 3। सबसे पहला कंडक्शन। आई नो आप में से काफ़ी ज़्यादातर लोग जानते होंगे, बट फिर भी सिलेबस है बेटा, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। और दूसरा होता है कन्वेक्शन।
और तीसरा तरीका होता है इसका रेडिएशन। ठीक है, तीनों के बारे में एक एक पता करते हैं। कंडक्शन, ये जो कंडक्शन होता है ये मोस्टली सॉलिड पदार्थ जो होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें होता है। कन्वेक्शन जो है ये लिक्विड पदार्थों में ज़्यादातर मिलता है आपको। और रेडिएशन दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी इसमें गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ये सभी प्रकार के पदार्थों पे उपयोग किया जा सकता है, बाकी गैसों में तो सिर्फ यही होता है। ठीक है भाई, कोई कमी होगी तो बता देना, बाद में सुधार लेंगे उसको। तो ये तो पता चला कि कौन सा मेथड किस प्रकार के पदार्थ में हीट ट्रांसमिशन के काम आता है, किस में कैसे हीट ट्रांसमिट होती है। अब एग्जाम्पल के बिना इसको समझना थोड़ा मुश्किल है यार, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। कंडक्शन, इसको कंडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरह से ये कंडक्टर का ही काम करता है। कंडक्टर का काम, कंडक्टर जानते हैं कौन होता है? बस में, चलो टिकट कंडक्टर की बात ले लेते हैं। टिकट कंडक्टर तो सभी देखा, सबने टिकट भी ली होंगी। तो अब एक बस में ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 8-10 सीट हैं, कंडक्टर बैठा हुआ है यहाँ पे, और किसी ने टिकट लेनी है यहाँ पे जो 2 नंबर पे है। तो ये क्या करता है, उठ के आने की बजाय पैसे दे देता है ये पिछले वाले को, ये फिर दे देता है इसको पिछले वाले को, ये दे देता है पिछले वाले को, और ये पकड़ा देता है इसको कि भैया टिकट दे दो उस बंदे के लिए, ये टिकट देगा। ऐसे करके कंडक्शन विधि चलाई जाती है, कंडक्ट किया जाता है। इसका हमारे हीट ट्रांसमिशन में क्या इफेक्ट हुआ? तो ये जो ठोस पदार्थ या खासकर जो मेटल होते हैं, मेटल की हम बात करेंगे, मेटल्स जो होते हैं उनमें कंडक्शन विधि से ही गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे कि आप कोई किसी भी तरीके का एल्यूमिनियम का, लोहे का या तांबे का, पीतल का, किसी भी चीज़ का कोई एक डंडा, एक सरिया या कोई भी एक चम्मच, कड़छी, कुछ भी एक चीज़ ऐसे लेके उसको आग पे जब लगाएंगे तो आग सामने से, जहाँ उसको आग लग रही होती है वो लाल हो जाता है बिल्कुल। और लाल आग हम बिल्कुल आगे लगा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे गर्म होते होते हमारे हाथ तक पहुंच जाता है, कई बार उसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो आग तो हमने सिर्फ यहाँ लगाई हुई थी ना, तो ये यहाँ तक कैसे गर्म हुआ जो हम पकड़ भी नहीं पाए? यही कंडक्शन विधि है, ये कंडक्शन विधि है। इसमें मेटल्स में क्या होता है, कंडक्शन विधि में इसके जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल, जो एटम्स होते हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक रॉड है कोई किसी भी तरीके के मेटल की, और यहाँ हमने इसके नीचे आग जला दी या इसको आग पे रख दिया, तो इसके जो सामने के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, वो गर्म होके, बहुत ज़्यादा गर्म होके लाल हो जाएंगे। फिर गर्मी इनकी सहन शक्ति से ऊपर निकलने लगती है। ये लोग उतनी ज़्यादा गर्मी को सहन कर नहीं सकते, हर किसी की लिमिट होती है। तो फिर ये क्या करते हैं, खुद गर्मी पाके और बाकी गर्मी अपने आगे वालों को, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर ये गर्म हो जाते हैं। पूरी गर्म होने के बाद इनको जब गर्मी मिल गई तो ये अपने से आगे वालों को हीट ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ही ये हीट ट्रांसफ़र होते 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 यहाँ तक पहुँचती है। इसे कहते हैं कंडक्शन मेथड। समझ में आ गया होगा? वरना किसी भी लोहे, पीतल या स्टील की किसी भी चीज़ को आग में लगा के और चेक करके देख लेना। चलो दूसरी बात करते हैं। रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये तीनों अलग अलग करके हो गया। अब तीनों को एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। रेडिएशन में क्या होता है, लास्ट एक लाइन और बढ़ाऊंगा मैं। रेडिएशन में ये गर्मी जो आती है वो, उसका क्या सिस्टम होता है कि
विकिरण के सामने, विकिरणों के सामने जो रेज होते हैं, इनके सामने जब कोई भी पदार्थ आएगा तो ये सीधा उसको गर्म करेंगी। यानी कि आप ज़मीन पर खड़े हैं और ऊपर से गर्मी पड़ रही है, सीधी आप सनलाइट डायरेक्ट आप पे पड़ रही है, तो आपका सर गर्म होगा। सर के ऊपर अगर कुछ रख दोगे तो वो गर्म हो जाएगा, अगर उसके भी ऊपर कुछ और रख दोगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो रेडिएशन का सिस्टम होता है कि सामने जो पदार्थ आएगा उस पे जाके पड़ेगी और उसको गर्म कर देंगी, लेकिन विकिरणें दिखाई नहीं देती हैं, मगर इनके जरिए गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जरूर पहुंचती है। ठीक है, तो अब तीनों को एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रेडिएशन सीखेंगे। देखिए, यहाँ आग जल रही है इतनी नीचे और पतीला रखा है इससे ऊपर। देखिए, पतीला यहाँ रखा है, आग यहाँ तक जल रही है, तो ये जो बीच का गैप है इसमें आग पतीले को डायरेक्टली टच तो नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी पतीला पूरे दूध को उबाल रहा है, पानी को उबाल दे रहा है। तो ये गर्मी जब दिखाई नहीं दे रही है, इतनी नीचे है, तो पतीला कैसे गर्म हुआ? तो ये जो यहाँ हीट जो पतीले तक पहुँच रही है आग से इतने गैप के बीच में, इसी को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। अब दूसरा, कन्वेक्शन। ये पतीला गर्म होके यहाँ के जो नीचे के जो अणु हैं लिक्विड के, उसको गर्म कर रहा है, और ये गर्म होके धीरे धीरे अपनी गर्मी बांटते हुए ऊपर तक जा रहे हैं, फिर ठंडे होके वापस नीचे आ जाते हैं, फिर वापस गर्म होके फिर ऊपर तक चले जाते हैं। इस तरीके से पतीले में टोटल जितना भी किसी भी चीज में लिक्विड होता है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। तो ये जो विधि है ये हमारी हो गई कन्वेक्शन। अब तीसरा बचा कंडक्शन। तो ये जो पतीला या जो भी ये बर्तन था हमने जो रखा, ये मेटल का है, ठोस पदार्थ है, तो ये यहाँ से इसको गर्मी मिल रही है बिल्कुल सामने से बस, लेकिन फिर भी आपने कभी पूरा गर्म होने के बाद लिक्विड को, दूध चाय या जो भी आप रखते हैं उसको गर्म होने के बाद उतार के देखा है कि यहाँ तक गर्म हो जाता है पूरा? कभी कभी हाथ भी जला होगा आप लोगों का, लेकिन गर्मी तो यहाँ पड़ रही है ना भाई, वो वहाँ गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंडक्शन विधि द्वारा गर्मी पहुंच रही है मेटल में। यहाँ से ये इसके अणु गर्म होते होते आगे गर्मी को ट्रांसफर करते जा रहे हैं, आगे कर रहे हैं, यहाँ तक गर्मी पहुंचा दी इन्होंने। तो ये जो मेटल में यहाँ तक इसकी हैंडल तक गर्मी पहुंच गई है, ये हमारा होता है कंडक्शन विधि। तो तीनों मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन के आपको मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे। इससे आसान तरीका मैं भी नहीं लगा सकता समझाने के लिए, फिर भी डाउट रहे तो रिपीट करके एक बार देख लेना, जरूर समझ जाओगे। आगे जाते हैं, क्लास लंबा हो रहा है। इग्निशन और स्पॉन्टेनियस इग्निशन लगभग दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। एक्चुअली इग्निशन टेम्परेचर क्या है? सिंपल सा होता है कि भाई वो तापमान जिस पर कोई भी जलने लायक वस्तु जलने के लायक बन जाती है। समझेंगे नहीं? अभी मेरे हाथ में कपड़ा है, इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? ये उस तापमान तक पहुंच जाए या इसको वो तापमान मिल रहा हो जिस पर ये जलने के लिए तैयार है। इसको कहीं से भी इग्निशन मिला तो ये तुरंत जल जाएगी, लेकिन इसी को अगर गीला करके रख दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से जलेगी नहीं, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर इसको मिलेगा नहीं। हाँ, इसको ऊपर धूप में रख दिया जाए 40-45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा। समझे ना? तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो तापमान होता है, वो ताप होता है जिस पर कोई भी ज्वलनशील वस्तु जलने के लिए तैयार होती है या जल सकती है। जिस तापमान पर कोई भी चीज जलने वाली जल सकती है उसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोल सकते हैं। अब होता है स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ मैं इग्निशन लिखना भूल गया बीच में, तो ये इग्निशन को आप यहाँ मान लीजिए। स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जो खुद ब खुद पैदा होता है। आपको ना तिल्ली लगाने की जरूरत, ना लाइटर लगाने की जरूरत, ना कोई और किसी चीज की है। कुछ मटेरियल, कुछ पदार्थ, मैटर ऐसे होते हैं जो इतने गर्म हो जाते हैं अपने आप कि उनको बाहर से किसी भी तरीके के इग्निशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद अपने आप इग्नाइट हो जाते हैं, अपने अंदर वो ज्वाला उनके अंदर खुद ब खुद भड़क जाती है। तो उस टेम्परेचर को जिस पे कोई भी चीज अपने आप इतनी गर्मी पैदा कर दे कि उसमें आग लग जाए, उसी को हम स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे शुद्ध देसी हिंदी भाषा के अंदर।
इंग्लिश में तो आप किताबों में ही पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे ही पढ़ सकते हो। अब फ्लैश पॉइंट पे आते हैं बेटा। फ्लैश पॉइंट में और फायर पॉइंट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यार ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों चीजों में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बस समझने का फर्क है। थोड़ा सा अगर समझ गए तो डिफरेंस समझ आ जाएगा, वरना सारी जिंदगी लगेगा दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो फ्लैश पॉइंट वो होता है जिस पर कोई भी चीज, जलने वाली चीज, कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल, ज्वलनशील वस्तु इतनी गर्म हो जाती है, उसमें से इतनी वेपर छूटती हैं, उसमें से इतना वेपराइजेशन हो जाता है कि कहीं से जरा सी भी अगर उसको एक चिंगारी भी मिली तो उसके अंदर से एकदम से ज्वाला भड़केगी, एकदम से फ्लैश निकलेगी। तो वो टेम्परेचर जिस पर पहली बार आग लगती है, आग जलती है, आग भड़कती है, उसी टेम्परेचर को हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। तो फिर फायर पॉइंट क्या है? ये फायर पॉइंट वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर का पॉइंट है भाई, जिस पर कोई भी चीज आग को चालू रखने के लिए टेम्परेचर उसको मिलता रहता है। अब मान ले कि ये चीज को पहली बार जलने के लिए 60 डिग्री की आवश्यकता है, 60 डिग्री की इसको गर्मी दी जाए, और उसके बाद इसको हल्का सा भी कहीं से कुछ तिल्ली या पत्थर की चिंगारी भी अगर दी जाए तो ये भक करके एकदम जल जाए, तो वो हो गया इसका फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट सॉरी, जिसमें पहली बार इसके अंदर से फ्लैश निकली। इतना वेपोराइजेशन हो गया था कि इसके अंदर से पहली बार फ्लैश निकल गई। तो फायर पॉइंट क्या होगा? फिर उसके बाद इसको लगातार इतनी गर्मी मिलती रहे कि आग चालू रहे, दोबारा उसको कहीं से इग्निशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना उसमें से वेपोराइजेशन होता रहेगा कि आग अपने आप चलती रहेगी, तो वो उसका फायर पॉइंट आ जाएगा। यानी कि अब इसका आग चालू हो गया, अब नहीं बुझेगा। सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन वैसे पहले किसी चैप्टर में देना चाहिए था, थोड़ा छूट गया तो मैं इस बार दे रहा हूं बेटा। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? ये थोड़ा नया है और बहुत कम लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, बट मैंने जरूर एक दो बार पढ़ाया है। सब्लिमेशन होता है कि बिना टेम्परेचर में कुछ भी डिफरेंस आए, सेम टेम्परेचर पे सॉलिड में से वेपराइजेशन होना। जब किसी भी सॉलिड चीज में से 0 डिग्री टेम्परेचर रहते हुए भी वेपोराइजेशन हो जाता है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे बर्फ को आप फ्रिज से बाहर निकाल के रखेंगे तो वो रहेगी बर्फ ही, पानी नहीं बनेगा उसका एकदम से, लेकिन फिर भी कभी ध्यान से देखना उसमें से धुआं सा उठता है दिखाई देगा आपको, भाप उठती दिखाई देंगी। तो वो जो भाप उठ रही है ना, उसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। कि भाई किसी भी चीज का टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ लेकिन वो वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाए उसके अंदर बिना टेम्परेचर में चेंज हुए, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और एग्जाम्पल भी बर्फ का मैंने दिया है, करके देख सकते हो या आप लोगों ने देखा हुआ है। तो आज के लिए क्लास काफ़ी है। क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी इसलिए चलाई है क्योंकि मैंने आपको कहा था लास्ट में बताऊंगा बेटा, क्लासेज में थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं, एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और बच्चों को भी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरे पास बता रहे हैं कुछ लोग। तो डेली 2 क्लास करने की बजाय अब एक दिन में सिर्फ एक ही क्लास आपको मिलेगी, लेकिन वो 20 मिनट की बजाय थोड़ी लंबी, आधे घंटे या पौने घंटे की मिलेगी। एक दिन फायर की क्लास रहेगी, अगले दिन सेफ्टी की रहेगी, उसके अगले दिन फिर फायर की क्लास रहेगी, फिर अगले दिन सेफ्टी की क्लास रहेगी। इस तरीके से चलेगा और क्लास थोड़ा सा लंबी रहेंगी, लेंथ की रहेंगी। तो इंटरेस्टिंग अगर क्लास हो तो कितना भी लंबा हो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सभी क्लास आज थोड़ी सी लंबी चली है 10-12 मिनट, लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा कि हम लोगों को कितना टाइम हो गया क्लास लेते हुए। तो अब मंडे से सैटरडे संडे क्लास नहीं होंगी, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन क्लास रहेंगी। तो मंडे को ये जो क्लास अभी किसी भी हफ्ते के मंडे से लेके लगातार 5 दिन तक हमारी क्लासेज रहेंगी, एक फायर एक सेफ्टी, एक फायर एक सेफ्टी, एक फायर एक सेफ्टी।
तो आज भी ये सिंगल क्लास ही आप लोगों को मिलेगी, दूसरी क्लास नहीं है। और टाइम हमने 12 बजे का इसलिए रखा है क्योंकि मॉर्निंग में बहुत से बच्चे ऐसे हैं हमारे जो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, जाते ही उनको परमिशन नहीं मिलती है, टाइम नहीं मिलता है, क्लास वो लाइव में नहीं ले पाते हैं, फिर बाद में रिकॉर्डेड तो, और रिकॉर्डेड में मैं इसलिए रखता हूँ, वरना डिलीट कर सकता हूँ इसको। रिकॉर्डेड इसलिए रखते हैं कि जो टाइम पे ना ले पाएँ वो भी ना छूटें, वो भी क्लास को कभी भी कहीं भी रात को, दिन में, दोपहर में ले पाएँ इसको। तो 12 बजे का टाइम रहेगा, दोपहर में ही आप लोगों को क्लास मिलेगी, डेली एक ही क्लास मिलेगी, थोड़ी सी लंबी होगी। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा 1 साल के डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस देने के लिए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जैसा समय निकाल पा रहा हूँ उसी समय के अनुसार क्लास ले पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आप लोगों को समझ भी आ रही होंगी, अच्छा भी लग रहा होगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज फायर की है, कल सेफ्टी की रहेगी सेम टाइम पे, शायद इससे भी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। तब तक के लिए जय हिंद।